बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज सुबह जब मैं उठी ना हमजा और मैंने बाहर देखा तो मुझे लगा कि वो शेर नहीं है कि दिल या के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। मुझे लगा धुआं है हर तरफ, क्योंकि फॉग तो हो नहीं सकती। अच्छा, मुझे भी स्मोग लग रही थी वैसे। अच्छा, आपको स्मोग लगी? मुझे स्मोग लगी जिस वक्त मैं निकला, मुझे लगा कि आज स्मोग है, क्योंकि वो कुछ टुकड़ों में मुझे नजर आई कि यार टुकड़ों में है, लेकिन वो फोग वाला जो टच था ना वो मुझे नजर नहीं आया। लेकिन मोटरवे को बंद कर दिया गया था और वो लिखा हुआ था कि धुंध की वजह से बंद कर दिया उन्होंने, हमें बताया। स्मॉग ही है, जाहिर है इतनी आलूदगी हमने मचाई हुई है। कल लाहौर जो है आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में सरे फहरिस्त था। ये फिर स्मोग ही है। हाँ, तो कल की अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो उसके मुताबिक तो फिर ये स्मॉग ही है, जो कि हमें सुबह सुबह, और उसकी वजह से गला भी खराब हो रहा है और मेरा भी गला खराब हो रहा है, जुकाम हो रहा है, दूर हो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जरा जो है ना एहतियात करें, कोशिश कर रहे हैं। फरा भी बहुत कोशिश कर रही है वैसे। हाँ, वैसे मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ, जो जिनको हो उनसे दूर रहें, और अगर खुद आपको हो जाए तो फिर आप भी दूर रहें। हाँ। आप भी दूर रहें। लेकिन जब मैं ट्रैवल कर रही थी संडे वाली नाइट को भी बहुत ज़्यादा पैचेस थे, जिसे कहते हैं ना धुंध के पैचेस थे। अच्छा। शेखुपुरा और लाहौर के दरमियान। सो इसका मतलब है कि अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ ये मामला खत्म नहीं। रात के वक्त लेट नाइट्स में ज़्यादा अगर टेम्परेचर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो तो फिर ये हो सकता है। एंड स्मोक तो है ही, एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा ख़राब है ही। सो अपना ख्याल आपने ज़रूर रखना है, क्योंकि हमने आपके साथ 12 ये रिसर्च शेयर की है कि इससे सिर्फ सांस के, गले के मसले नहीं पैदा होते, आंखों के मसाइल नहीं होते, ज़िंदगी कम हो जाती है। ज़िंदगी कम हो जाती है। इससे डिलीवरीज में मतलब इसकाते हमल के मसाइल जो हैं वो उनमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो आपने ख्याल करना है अपनी गाड़ियाँ, अपनी जो मोटर बाइक्स हैं ना उनको चेक करवा लें। वो बहुत ज़्यादा अक्सर धुआं छोड़ रही होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ दूसरों की गाड़ी का धुआं नज़र आ रहा होता है। अपनी गाड़ी का धुआं भी नज़र आना चाहिए। तो आप अपना ख्याल रखें, लोगों का भी ख्याल रखें। सिर्फ चंद एक चीज़ें हैं जो हम ठीक कर सकते हैं वो तो ठीक करें, हम वो भी ठीक नहीं करते हैं। खैर, बहुत अहम मामले हैं, सब पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने 18 साल बाद तारीख रकम कर दिया। बेहतरीन मैच था, बेहतरीन बॉलिंग थी हसन अली की जानिब से। शाहीन ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की दूसरे एंड से। कहा था ना मैंने आपको कि हसन अली जो है कीप आई फॉर हिम, इसलिए कि he'll turn around। हाँ, ये मैच टर्न अराउंड करने की एबिलिटी किया उन्होंने। 10 विकेटें ली मैच के अंदर और बेहतरीन बॉलिंग थी, क्या बात है। और हसन अली ने तो खासा बना लिया अपना 2 विकेटें इकट्ठी लेने का। हाँ। 2 विकेटें इकट्ठी ले जाते हैं। सो अगर इस तारीख की बात करें, जनूबी अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच में 95 रन से पाकिस्तान ने शिकस्त देकर क्लीन स्वीप कर लिया है। पाकिस्तान के 370 रन के हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 274 रन पर ढेर होगी। और दूसरे टेस्ट के आखिरी रोज ब्रिटिश को आते ही विकेट का नुकसान उठाना पड़ा था। 48 रन पर खेलते जो है वेंडरसन, ये हसन अली ने इनको आउट किया था। हसन अली ने कमाल बोल्ड किया और सबसे बेहतरीन बोल्ड भी यही था। क्या बात है, जिस तरीके से कल ही मैं बात कर रहा था कि अब उस तरीके से स्टंप्स उड़ती हुई नजर नहीं आती, लेकिन इस विकेट पे हमें नजर आई। और यहाँ से जैसे कहते हैं आते ही जो अंडर प्रेशर हुए हैं वो, तो उसके बाद थ्रू आउट और 10 विकेटें। बिल्कुल, डुप्लेसी भी फौरी जो है वो आउट हो गया ना, उनको भी उन्होंने LBW कर दिया। और क्या बात थी, उसके बाद मार्करम ने बेहतरीन इनिंग्स खेली। ऐसे मार्करम मुझे लगता है नेक्स्ट जो है ना इनके टेस्ट कैप्टन है। जितना हाँ, जिस तरह की आपने नहीं आप उसको नोटिस किया, उसकी एबिलिटीज बहुत अच्छा। चलें, खैर पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। इसी हवाले से बात करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर शबीर अहमद साहब हमारे मौजूद हैं। शबीर अहमद साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने तारीख रकम की है। किस को आप क्रेडिट देना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। पहले तो सारे पाकिस्तान को मुबारक हो इस जीत का, कि पहली होम सीरीज हो रही थी। होम सीरीज तो पहले दुबई और शारजा में होती रही है, लेकिन यहाँ पे जो मुल्क में हुई है उसका बड़ा फायदा हुआ पाकिस्तान को। और वाइट वॉश भी किया जनूबी अफ्रीका को, तो ये डबल खुशी कह सकते हैं आप। और आगे जो क्रिकेट होगी तो उसको ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल सही। हम तो एक्साइटेड हैं हसन अली के कमबैक से। बहुत ही अच्छा लगा कि हसन अली ने जितना अच्छा जो है परफॉर्म किया और साबित किया कि वो वापस आने की एबिलिटी रखते हैं। आपको कैसा लगा और आपका इस पे क्या कमेंट है? देखिए, उन्होंने पहले तो डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के उसमें परफॉर्म किया और अपनी जो फिटनेस का मसला था वो भी वहाँ पे कवर किया और कम बैक किया।
और उससे उसका भी फायदा हुआ। और फिर जब आगे खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से और आउट किए हैं, 10 आउट इसमें किए हैं, हालांकि पहले मैच में उनसे इतने आउट नहीं हुए, तो बड़ी बातें भी लोगों ने की हैं। तो मैंने बल्कि उस पर ट्वीट किया कि वो अभी कम बैक कर रहा है, उसको थोड़ा 1-2 मैच दें ताकि वो दोबारा अपनी उस फॉर्म में आए और वो अपने अच्छी जो कारकर्दगी पीछे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में दिखाई, वो उस पर दोबारा अपने रिदम में आएंगे तो वो दिखाएंगे। और उन्होंने इस मैच में कम बैक किया और अच्छा उसमें उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की। और ख़ास तौर पे जो पिच इन्होंने बनाई थी पाकिस्तान ने बनाई, तो इन्होंने स्पिन ट्रैक था, लेकिन उस पिच ने बड़ा फ़ायदा दिया फास्ट बॉलर को, जिसमें स्किट भी हुआ और साथ रिवर्स स्विंग भी हुआ, जिसका भरपूर फायदा उठाया हसन अली ने। इवन के उनके जो नोकिया उन्होंने ही पहली इनिंग्स में 5 आउट किए हैं फास्ट बॉलर ने। हालांकि उम्मीद तो हम सब यही कर रहे थे कि स्पिन पिच होगा और स्पिनर ज्यादा आउट करेंगे। अच्छा, मामला यही है कि हमारा एक जो है ना, हमें लगता था कि बैट्समैन कहीं पे अटक जाता था और उसने कुछ स्कोर किया, कोशिश करते रहे, लेकिन वो टीम परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। ओपनर्स बिल्कुल नाकाम रहे हमारे। उसके वजह क्या आपके ख्याल में ओपनर्स हमारे ना चलने की? आप क्या उसका अच्छा, मुझे ये लगता है कि ऐसे ओपनर्स को जगह देनी चाहिए थी जो डोमेस्टिक के अंदर बहुत ज्यादा स्कोर कर रहे हो। इन पिचेस पर वो सबसे ज्यादा खेलते रहे। हमने नुमान को भी देखा, जब वो बॉल डाल रहे थे उनको जरा ज्यादा आइडिया था, यासिर शाह से भी ज्यादा आइडिया था कि इस पिच पर मुझे कैसे बॉल करना चाहिए। तो अगर डोमेस्टिक में अच्छा स्कोर करने वालों को, कामरान गुलाम ने इतना ज्यादा स्कोर किया हुआ था, उनको भी एक जगह दे दी जाती तो शायद वो भी अच्छा स्कोर करने में कामयाब हो जाते। लेकिन जो कुछ भी है, जब कोई कामयाबी हासिल हो जाती है तो बहुत सारी खामियां और नाकामियां उसके पीछे छुप जाती हैं। तो हमें शबीर अहमद साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है। आपसे यही पूछ रहे थे हम शबीर साहब कि जो हमारा ओपनिंग पेयर नहीं चल पा रहा, आप इस मसले को कैसे देखते हैं और आपके ख्याल में क्या इसी तरह से कॉम्पनसेट होता रहेगा कि कभी बॉलर्स उसे कवर अप कर ले, कभी मिडिल ऑर्डर हमारा जो है वो परफॉर्म कर जाए, लेकिन हमें टॉप ऑर्डर का जो क्राइसिस है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़े लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है इस साल भी। आप उठाएं गुलाम वो है लड़का और कामरान गुलाम है, तो आप इन लड़कों को चांस दें। और इवन के आबद अली अच्छा उसने पहले परफॉर्म किया, अभी आप उसकी पिछले 18-19 से इनिंग्स देख के वो उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं है, उसको आप वापस डोमेस्टिक में भेजें ताकि वहां पे वो परफॉर्म करे, उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो, रन्स करेगा तो वो लाजमी सी बात है उसके ऊपर प्रेशर भी कम होगा। तो हम उसे लगातार चांस गलत दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा रोक लेते और नए लड़के को खिला देते तो एक तो दूसरी टीम को उसका इतना पता नहीं होता कि ये कहाँ पे इसका कोई वीक पॉइंट है, तो वो बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता था और उस परफॉर्मेंस पे वो आगे भी चल सकता था। और हमें काफी ज्यादा जो पहले 3 बैट्समैन जो 20 रन में आउट हो जाते हैं वो प्रॉब्लम ना होती, और उसमें अगर हमें एक स्टैंड मिल जाए 80-90 रन का शुरू में, तो मेरा ख्याल है टीम की परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती थी। और ये जो रन है, हमने अभी 300 रन नहीं किए इसकी दोनों इनिंग्स में। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ा फर्क है टेस्ट क्रिकेट में। और हमें आप दूसरे मैचेस देख लें, जैसे इंग्लैंड ने इंडिया में आके 500 प्लस रन किए, ऐसे हमें भी एक इनिंग्स चाहिए होती है और बॉलरों को टाइम मिल जाए ताकि उनको आउट करने के लिए प्रेशर न इतना हो जितना इस मैच में रहा है। फ़हीम अशरफ का क्या करना है? फ़हीम अशरफ की सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठे, लेकिन फ़हीम अशरफ ने बैटिंग में तो बेहतरीन बैटिंग की है, ऐसे असाब पर काबू पाए रखा कि जैसे कोई बहुत ही सीनियर बैट्समैन है, कोई बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन है जो बैटिंग कर रहा है, ऐसा बैट्समैन नजर आया। लेकिन हमें बॉलिंग ऑलराउंडर की ज़रूरत है, उनकी बॉलिंग में क्या निखार आ सकता है? आप क्या उनको कहना चाहेंगे कि ये चीज़ें कुछ बेहतर कर लो तो बॉलिंग भी बेहतरीन हो जाएगी? देखिए, पहले तो बैट्समैनों की बात कर ले। हमारे जो टॉप, चाहे अजहर अली है या बाबर आजम, वो एक इनिंग्स में रन कर रहे हैं, लगातार नहीं कर रहे, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं आ रहा। अब हमारा सिर्फ 2 बैट्समैन समझ ले रन कर रहे हैं दोनों इनिंग्स में, जिन्होंने किए है वो हमारा और विकेट कीपर है रिजवान और फ़हीम अशरफ, ठीक है। तो और पीछे से नुमान ने भी रन किए हैं। तो हमें ये चीज टीम वर्क नहीं आ रहा, टीम वर्क आना बहुत जरूरी है, चाहे वो बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। तो हमारी बॉलिंग का भी ये फ़हीम अशरफ की बॉलिंग में वो जोर ज्यादा लगाने के चक्कर में ज्यादा एफर्ट कर रहा है, लेकिन लाइन लेंथ पे जोर नहीं दे रहा, स्विंग पे नहीं जोर दे रहा कि इसमें स्विंग कौन सा होना चाहिए, बैट्समैन को रीड नहीं कर रहा। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि बैट्समैन अगर वो अच्छा अंदर वाले बॉल खेल रहा है, उस पर आउट स्विंग कैसे करना है, या बाहर वाले को खेल रहा है तो अंदर कैसे लेके आना, उस पर हमने प्लान नहीं कर रहा। पूरा प्लान करे उसका और फील्डिंग उस हिसाब से लेके जाए तो मेरा ख्याल है इसमें ज्यादा आउट भी कर सकता है। उसकी स्पीड भी ठीक है,
130 प्लस करता है और ये ऑलराउंडर के लिए अच्छी पेस है और वो अच्छा प्लेयर है, फील्डर भी अच्छा है, बैट्समैन भी अच्छा है। उसने अगर मोहम्मद यूसुफ ने उसे कुछ 2-3 टिप्स दी है, उससे उसे बैटिंग में दिखा रहा है। सही, ये जो सारी पूछना चाहिए बॉलर से भी, ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं, ये कैप्टन का भी तो काम होता है ना, क्योंकि फील्ड पे जब बॉलर ये अटैक कर रहा होता है तो वो भी तो ये चीज़ें देख रहा होता है कि मुझे फील्ड कैसे प्लेस करवानी है, और अगर जैसे आप कह रहे हैं इन स्विंग से आउट स्विंग पे कैसे लेके जाना, आउट से इन पे कैसे लेके आना, तो वहाँ पे बाबर आजम के बारे में आपका क्या ख्याल है? और आपको लगता है कि ये जैसे आप कह रहे हैं, इसे हम अपनी ज़बान में क्या कहते थे, टुल्ला बैटिंग, कि किसी दिन लग गया तो लग गया, लेकिन एक कंसिस्टेंट स्कोर जो है वो नहीं नज़र आ रहा किसी बैट्समैन का, आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते, डिपेंडेबल नहीं है हमारा कोई भी बैट्समैन। देखिए बाबर आजम का जो वो कप्तान है, उसने एक चीज नहीं देखनी, उसने कई चीजें देखनी होती है। ये बॉलर का ये मेन जो होता है, बॉलर को खुद सोचनी होती है कि ये बैट्समैन जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको फौरन रीड करना पड़ता है कि ये बैट्समैन आउट स्विंग पे अच्छा खेल रहा है या इन स्विंग पे अच्छा खेल रहा है, इसकी कौन सी लाइन लेंथ पे ये बेहतर खेल रहा है, इसको कहाँ पे डिसीव किया जा सकता है। तो ये बॉलर और जो कोच बाहर होता है, हमने अब तो एक एक चीज के लिए बॉलिंग कोच अलग रखा हुआ है, बैटिंग कोच अलग रखा हुआ है, हेड कोच अलग है। तो जो बॉलर और बॉलिंग कोच का ये जो कोऑर्डिनेशन होता है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। शबीर अहमद साहब, हमें मोहम्मद अब्बास के बारे में बता दें। हर बॉलर के ऊपर, हर क्रिकेटर के ऊपर बुरा वक्त आ जाता है, ये हम देखते हैं कि कुछ उनके दिन नहीं होते हैं। क्या हम अब अब्बास को भूल तो नहीं जाएंगे? बिल्कुल। आप क्या कहेंगे बोर्ड को कि अब्बास को भूलना चाहिए या अब्बास के ऊपर नजर रखनी चाहिए, वापस उसको लाना चाहिए अब्बास को दोबारा से? और फिर T20 जो अब आने वाला है, उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? हमारी टीम कैसी है? देखिए अब्बास के ऊपर काम करना चाहिए। अभी उसका कोई शोल्डर का मसला था, उस पर उनको चाहिए जो डॉक्टर हैं या ट्रेनर हैं वो उनको थोड़ा सा उस पर जोर लगाए। अब्बास ने बहुत खिदमत की है इस टीम की और इस मुल्क की, तो उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उम्मीद है कि वो जल्द ही अपना रिदम पकड़ लेगा और दोबारा वही परफॉर्मेंस देगा। और खास तौर पे वो ज्यादा कारआमद है पाकिस्तान से बाहर की पिचों पे, और बाहर हमें काफी ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे अभी जरूरत नहीं थी, हमें यहाँ पे फास्ट बॉलर, तेज बॉलर चाहिए जिसकी स्पीड 135 प्लस हो, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स स्विंग भी होना है और नए बॉल पे डिसीव भी करना है बैट्समैन को। तो यहाँ पे उसके ऊपर काम करें। अभी T20 तो वो नहीं खेलता, पहले भी नहीं खेल रहा, तो बेहतर है वो उसको टेस्ट के लिए खास तौर पे रखें, क्योंकि वो पहले उसने इंग्लैंड की कंडीशन, न्यूजीलैंड की कंडीशन, वहां पे वो बहुत अच्छी बॉलिंग ठीक है। पाकिस्तान से बाहर कंडीशंस में वो बेहतर खेल सकते हैं। शबीर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक टेस्ट क्रिकेटर, सुबह सवेरे बात करते हैं, हम सारे खुश हैं, वो भी खुश हैं, लेकिन खामियां हैं जिनको दूर करने की जरूरत है। जिस तरह से सिर्फ अंदाजे पे नहीं रहा जा सकता कि ये बैट्समैन शायद चल जाएगा, ये विकेट शायद कुछ स्कोर कर जाएगी, ये पार्टनरशिप लग जाएगी तो हो जाएगा। हर एक को परफॉर्म करना पड़ेगा और प्लेयर्स ऐसे होने चाहिए कि जब वो मैदान में आए तो दुश्मन के ऊपर कम से कम, या जो मुखालिफ टीम है उसके ऊपर कोई असर तो हो। जितने हम में बेयकीनी होती है ना कि पता नहीं ये क्या करेंगे, उतना ही उनको भी बेयकीनी होती है कि पता नहीं ये क्या करेंगे, आज इनका दिन ना हो। क्योंकि अगर ये चल गए तो बस फिर ये चल गए, और अगर ये नहीं चले तो बस ये अभी फारिग हो जाएंगे। लेकिन बेहतरीन खेले हैं, हम उनको क्रेडिट देते हैं कि आप बेहतरीन खेले हैं। T20 में भी उम्मीद रखते हैं कि हम जीतेंगे। दुआएं भी करेंगे उतनी जितनी कि हम अभी कर रहे हैं। जितनी फरहान ने दुआएं की थी ना, मुझे लगता है उसी वजह से हम जीते हैं। अच्छा, बात कर लें एक और अहम मामले की हमसा, जो कि कल से हम सबको बहुत इरिटेट कर रहा है, और उसमें सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन की बात अगर की जाए तो वहाँ पर भी सियासी रहनुमाओं की अलगार हमें नज़र आती है। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर के अहले खाना को वैक्सीन लगाने के इल्ज़ाम पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को ओहदे से हटा दिया गया, और ये एक अहम मामला है। अगर इस तरह से हो कि मंगवाई तो जाए, चीन ने दिए तोहफतन पाकिस्तान को कि आप अपने फ्रंट लाइन वर्कर्स को जो है इससे कवर करें, और वो तोहफतन मिली हुई जो वैक्सीन है अगर उसमें भी एम्बेजलमेंट्स हों और उसमें भी वो बजाय इनके कि वो हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाए, वो अपने अहले खाना को और अपने लोगों को लगवा ली जाए, तो फिर तो यहाँ पे बहुत बुरा सूरत हाल होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर वो आप पे भरोसा क्यों करेंगे? आप ये भी तो देखें, वो कहेंगे कि जी आपका तो जिसको दिल करता है आप लगवा लेते हैं, तो ये लोग तो वैसे भी अफोर्ड कर सकते हैं, टिकट ले सकते हैं, टिकट लेके बाहर जा सकते हैं, जाके कहीं पर भी लगवा सकते हैं। तो उन लोगों को लगनी चाहिए जिन्होंने इतना ज़्यादा काम किया। महकमा सेहत सिंध ने 3 रुकनी वैक्सीन ऑडिट कमेटी भी कायम कर दी है, जो हफ्तावार रिपोर्ट वजीर सेहत सिंध को पेश करेगी। पता नहीं पहले ये क्यों नहीं किया गया, क्या आपको मालूम नहीं था? पहले तो हम ये देख रहे थे कि बड़ा खतरा है, बड़ी सिक्योरिटी के अंदर वैक्सीन को इधर से उधर मुंतकिल किया जा रहा है, तो ये चीजें तो पहले होनी चाहिए थी। और हमजा वैक्सीन आ गई, उसके टाइम के बाद शुरू हुआ है ये लगना, ये प्रोसेस, ये नहीं है कि फौरी तौर पे शुरू हो गया। हम तैयार भी नहीं थे। मैंने उस दिन बताया है कि जब यूके में लैंड करती है फाइजर की वैक्सीन, जिसका टाइम ये है कि उसको 3 दिन के अंदर आपने वो सारे गैग्स जो लगाने होते हैं,
तो लोग लाइन बनाकर पहले से स्लीव्स भी ऊपर करने का टाइम नहीं वो वेस्ट करते, वो इतनी तेज़ी के साथ शॉट्स जो है लगाते हैं, क्योंकि एक दिन में उन्हें हज़ारों की तादाद में वैक्सीन जो है वो लगानी होती है, ताकि वो जो टाइम पीरियड है उसके अंदर लगाए जाए। तो हमारे यहाँ सिस्टम जो है वो मुसलसल नज़र आ रहा है कि जैसे तैयार नहीं है, और अगर तैयार है तो फिर उस पर बहुत सारी ऐसी करप्शन या बहुत सारी ऐसी खामी है। सवाल देखें ना कि क्या इस पे उठते हैं, वो ये उठते हैं कि आपने हमें बताया था 2.5 लाख जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो रजिस्टर, मतलब 4 लाख रजिस्टर हो चुके हैं, हम सिर्फ 2.5 लाख को लगा सकते हैं, और 2.5 लाख को लगाएंगे तो जो 5,000 हमें डोजेज आई, 5 लाख जो डोजेज आई थी वो मुकम्मल हो जाएंगी। अब अगर अंदर ऐसे लोगों को लग रहा है तो उन 2.5 लाख को यानी कि नहीं लग रही है, नहीं लग रहा, तो फिर फ्रंट पे उन्होंने जाना है, डील उन्होंने करना है मुसलसल कोविड के साथ। सो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। इस हवाले से बातचीत करेंगे साबिक मुआविन खुसूसी सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, आपने पाकिस्तान में भी और दुनिया के बहुत सारे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे मैनेज किया हुआ है। बताइएगा, सिंध में जिस तरह से VIPs को जो है आउट ऑफ टर्न वैक्सीन लगवा रहे हैं या उन्हें बिल्कुल सिस्टम को चीट करके लगा रहे हैं, ये किस चीज़ की निशानदेही है? दुनिया में भी क्या इसी तरह से होता है? अब पूरी दुनिया में वैक्सीन लग रही हैं। देखें जी, बात यह है कि हम एक हेल्थ इमरजेंसी में हैं और इसमें हमारी जो तरजीहात हैं वैक्सीनेशन के हवाले से वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है ये सुन के और पढ़ के आज अखबार में कि बाज़ जगहों पे सिंध के हवाले से ये चूँकि ख़बर थी तो इसलिए सिंध का हवाला है कि यहाँ पे VIPs और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके जो लवाहकीन हैं, उनके जो फैमिलीज़ हैं, उनको ये वैक्सीन लग रही है, जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी क्लियर थी NCOC में कि पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स और ख़ास तौर पे जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, ये वो हेल्थ वर्कर्स होते हैं कि जो बराह रास्त कोविड-19 के मरीज़ों की निगहदाश्त पे मामूर होते हैं, तो उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। तो बतौर एक पाकिस्तानी के, बतौर एक शहरी के और बतौर एक पब्लिक हेल्थ पर्सन के जो कोविड-19 के कंट्रोल में भी हिस्सेदार रहा हूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हुआ है। ठीक है, पाकिस्तान में जो एलीटिज़म है और जो एक पावरफुल लोग जो होते हैं वो उनके तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास गरीब लोग हैं उनको उनकी कोई चूँकि आवाज़ नहीं होती, उनको उनका जोर नहीं लगता, तो उनकी हक तलफी हमेशा होती है। और यहाँ तो हक तलफी उन लोगों की हो रही है कि जो कोविड-19 के मरीज़ों की जान बचाने पे मामूर हैं लोग। तो बहुत ज़्यादा ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ये अलमिया है इस हवाले से। और मैं ये समझता हूँ, जैसा कि मैंने आज अपनी ट्वीट में भी लिखा, कि एक तवक्को करनी चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसे लोगों की निशानदेही भी करेगी और उनको उनके नाम सरेआम भी करेगी, ताकि पाकिस्तान के लोगों को पता लगे कि ये किसकी गफलत है और ये किसकी वजह से उन लोगों की बजाय कि जिनको ये वैक्सीन लगनी चाहिए थी उन लोगों को लग रही है। डॉक्टर साहब, आप इन तमाम मामलात को कोरोना से मुताल्लिक जो कमेटीज़ थी उनको भी हेड करते रहे हैं, दीगर सूबों की भी बात कर ली जाए सिंध के साथ, क्या सेहत की सहूलियात पर VVIPs ही काबिज हैं अगर हर सूबे की बात कर ली जाए? क्योंकि ये सिंध का एक मामला सामने आ गया, बाकी सूबों में क्या हो रहा है बिल्कुल। और जब याद है आपको, जब आप भी सर थे तो जो मास्क आए थे और जो स्पेशल ड्रेसेस आए थे वो भी इसी तरह से हमने दिखाया, मैंने इसने पहने में डॉक्टर्स को मिले नहीं थे। तो ये मामला जो है ये नया नहीं है, ये तो हमेशा से चल रहा है जी। ये एक हमारे सिस्टम का प्रॉब्लम है जी, हेल्थ सिस्टम का, कि इसको यूँ कहना चाहिए कि पाकिस्तान में बजाय इसके कि प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर तवज्जो दी जाती, टर्शरी लेवल हेल्थ केयर जो है वो हमारे हेल्थ बजट का बहुत सारा हिस्सा जो है उसमें लग जाता है। टर्शरी हेल्थ केयर जो है ये बड़े शहरों के बड़े अस्पतालों पे मुश्तमिल होती है और यहीं पे तमाम शहरों में रहने वाले और बड़े लोग जो हैं अपने मरीज़ों को लेकर आते हैं और ये इस कॉस्ट पे किया जाता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो कि गाँवों में और दूर दराज इलाकों में होती है, जहाँ पे गरीब लोग अपने इलाज के लिए जा सकते हैं, ये वो वहाँ पे ये नहीं होता। और ये भी मैं समझता हूँ
कि समाजी नाइंसाफ़ी की एक किस्म है कि जिसमें जी जिन लोगों को हुकूमती जो वसाइल हैं वो उनके हवाले से उनको बुनियादी सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए, उनको मिलती नहीं है। लेकिन शहरों के बड़े अस्पतालों के अंदर मुख्तलिफ तबकात जो हैं उनको हर चीज़ मैसर होती है। तो ये सरासर इसकी बिल्कुल सही जो तरजीही लिस्ट तैयार की गई है हुकूमत पाकिस्तान ने जिन लोगों के लिए वैक्सीन जो है प्रायोरिटीज़ पे लगाने का ऐलान किया है, आप उससे मुत्तफिक हैं या उसमें मजीद बेहतरी आ सकती है? क्योंकि जो वैक्सीन दी गई है उसके बारे में पता चला है कि 18 साल से कम उम्र और 60 साल से ज़्यादा के लोगों को भी नहीं लग सकती। तो जो तरजीही लिस्ट है वो इसी आप समझते हैं कि वो काफ़ी है, वो ठीक है? जी मैं इसमें बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सोचा समझा मंसूबा है जिसमें काफ़ी सोच विचार की गई है और ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है दूसरे मुल्कों की निस्बत कि जहाँ पे सबसे पहले जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स हैं कोविड-19 की जो पेशेंट्स को जो मैनेज करते हैं, और वो इसका मतलब सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बल्कि डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स और इवन जो सफाई पे मामूर हैं उन अस्पतालों के वार्ड्स की उनको तरजीही बुनियादों पे लगनी चाहिए। जब उन सबको लग जाए उसके बाद ठीक है। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बहुत ही अहम मामला है, हुकूमत इसमें किरदार अदा कर सकती है। डॉक्टर नौशीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर नौशीन अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये वैक्सीन का मामला है, अब VVIPs लगा रहे हैं, कुछ चीज़ हमारे सामने आ गई है, इसके ऊपर क्या अब हमें कानून साजी करने की ज़रूरत है कि जो लोग लगाएंगे उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाएगी? पाकिस्तान में तो ये कल्चर है, हमें मालूम था, लेकिन इसको तो बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए था। जी वैक्सीन लगाने का एक मरबूत निज़ाम मौजूद है और वो नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम है और वो नादरा के साथ कनेक्टेड एक सिस्टम है जिसके ऊपर तमाम वैक्सीन लगाने वालों का डाटा मौजूद है, रजिस्ट्रेशन हुई हुई है। तो RMS जो कि हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर हेल्थ केयर वर्कर्स की इस वक्त सिर्फ जो फ्रंट लाइन के थे उनकी रजिस्ट्रेशन हुई नहीं है। उसके अलावा अगर किसी का भी लगेगा तो वो फौरी तौर पे नोटिस में आ जाएगा। वो सिर्फ अलाउड ही उन लोगों को है और इन्फॉर्म ही उन लोगों को किया जा रहा है। उनके सेंटर्स बने हुए हैं, एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स जो एलोकेट किए गए हैं स्पेसिफिक ग्रुप्स को कि जिन्होंने जहाँ पर जाके लगानी है। तो ये एक बड़ा क्लियर सिस्टम है। ये बीच में एक किसी ने ज़ाती तौर पे एक डिस्क्रिपेंसी की है, सिस्टम से हटके की है, वो नोटिस में आ गई है, उसके ऊपर सख्त एक्शन भी ले लिया गया है और मैं समझती हूँ दोबारा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। लेकिन एक वाक़या जो है वो इस चीज़ की इंडिकेशन तो है ना नौशीन हामिद साहिबा कि कोई ना कोई ऐसे लेकुनाज या ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं जिससे सिस्टम को जो है आप डिफीट कर सकते हैं या उसको वहाँ पे चीट कर सकते हैं। तो वफाकी हुकूमत ने इस मामले को टेकअप किया है, क्या सूबे के साथ इस पर बातचीत हो रही है? और दूसरा, क्या सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं रखना चाहिए अगर आप समझते हैं कि नहीं एतबार किया जा सकता कि ताकि वैक्सीन जो है वो उन लोगों को लग सके जिनका हक है? ये तोहफतन मिली है और ये हेल्थ वर्कर्स के नाम पे मिली है कि हम उन लोगों को लगाएंगे। जी बिल्कुल, देखें ये पॉसिबल नहीं है कि सूबों में जाके वफाकी हुकूमत जो है वो लगाए, क्योंकि जो एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो वहाँ के DHQ हॉस्पिटल्स में बने हैं और इवेंचुअली ये वहाँ के रूरल हेल्थ सेंटर्स तक जाएंगे। तो ये बिल्कुल टोटली एक सूबाई निज़ाम है जिसके अंदर वफाकी हुकूमत उनको असिस्ट कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है, सिस्टम बना के दे सकती है। पर ये कि जो जिस किसी ने किया वो किसी एक हेल्थ ऑफिशियल का एक ज़ाती फेल था, उसने मिस यूज़ किया, क्योंकि ज़ाहिर फैसिलिटीज़ में वैक्सीन पड़ी हुई है। जिस वक्त हेल्थ केयर वर्कर्स ने आना है, जो सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पर किसी ने अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ किया है। तो इस चीज़ को तो ज़ाहिर है कि वो नोटिस में भी आ गई है और वो चूँकि जिस तरह से वो पूरी जगह पे हाईलाइट भी हो गई है, वफाकी हुकूमत ने बहुत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया सिंध गवर्नमेंट के साथ और उस हेल्थ ऑफिशियल को सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो मैं समझती हूँ कि आप सिस्टम तो बहुत क्लियर और शफाफ है, एक एक बंदा रजिस्टर्ड है, उसका पूरा डाटा मौजूद है, उसको किस सेंटर पे जाना है, उसको किस दिन लगनी है, कौन सी डेट है, ये तमाम चीज़ें जो हैं एक बड़े शफाफ सिस्टम के थ्रू जो है वो मॉनिटर की जा रही हैं। मगर तो अगर बीच में डॉक्टर साहब आप समझती हैं कि सिंध हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है? ये फर्द वाहिद ने एक अमल किया जिसकी उसको सज़ा मिल गई, उसको हटा दिया गया, अब इंक्वायरी हो रही है। सिंध हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं है?
देखिए सिंध हुकूमत की विजिलेंस ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए थी, मगर अब जब इतने सारे सेंटर्स बने होते हैं तो जाहिर है कि मैं समझती हूँ कि उस हेल्थ ऑफिशियल का उसमें रोल था कि उसके पास एक अथॉरिटी थी, वो सेंटर की इंचार्ज थी जहां पर ये वैक्सीन लग रही थी और वहां पर उसने इसका मिसयूज किया है। तो बिल्कुल सिंध हुकूमत ने उसको सस्पेंड भी किया है, मगर बहरहाल उनकी विजिलेंस ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया नौशीन आमिर साहिबा हमारे से कर रही थी, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ। लेकिन हमजा जितना ये छोटा मामला लगता है ना उतना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि चोरी, अब ये चोरी, खयानत, बददियानती, करप्शन, हम इनको बहुत आजकल फैशनेबल जो टर्म्स है ना उसमें लेते हैं। एक्चुअली एक देखा जाए तो ये हमारे मजहबन अगर हम देखें तो कितना बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। अमानत में खयानत आप कर रहे हैं, चोरी आप कर रहे हैं, बददियानती आप कर रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। एक्शन होना चाहिए इनके खिलाफ, इनको कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए जो लोग ये कर रहे हैं, और ये कानून बनना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अब हुकूमत इसके बारे में कुछ सोच रही लेकिन अभी फिर एक कमेटी बना दी गई है, उस कमेटी के पता नहीं क्या नतीजा आएगा, कब आएगा। मेरा तो ख्याल है एक सीधा सीधा जुर्माना होना चाहिए कि इतने जो है वो पैसे आपने जमा कराने हैं जो आपने एम्बेजलमेंट किए, ताकि इतने लोगों को जिनका आपने हक मारा है उनको वैक्सीन जो है वो लग सके। लेकिन आगे चलते हैं, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि हालात कुछ बेहतर होंगे और ऐसा वाकया दोबारा नहीं होगा जिस तरह से नौशीन आमिर साहबा कह रही थी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। स्टे विद अस।